नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों, हमने 2 साल में लगभग 1.5 से 2 साल में हमने देखा कि छोटी छोटी जो बैंकें हैं, जैसे विजया बैंक है, देना बैंक है, ऐसी बैंकें दोस्तों मर्ज कर चुकी हैं बाकी अलग अलग बड़ी बैंकों में। जैसे पीएनबी में मर्ज हुआ है, बैंक ऑफ बड़ौदा में देना बैंक, विजया बैंक, ये सब मर्ज हुआ है। लेकिन कुछ बैंकें हमने देखा है कि छोड़ दी गई हैं। ऐसा क्यों छोड़ दिया गया है दोस्तों इन बैंकों को? जैसे सेंट्रल बैंक हुई, यूको बैंक हुई और आपकी पंजाब एंड सिंध बैंक हुई। ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो हम लोग को अभी भी लिस्ट हुए मिल रहे हैं मार्केट में। ऐसा क्यों दोस्तों? उसकी सिर्फ एक ही वजह है। वजह ये है दोस्तों कि कई साल पहले से सरकार ये तैयारी करके रखे हुए है कि कुछ बैंकों को प्राइवेट करना है, यानी कुछ जो ज़्यादा एसेट खराब है उनको हटा दिया है। बाकी की जो सारी बैंक्स हैं जिनके एनपी थोड़े ठीक थे उन सबको मर्ज कर दिया है उन बैंकों में जो कि बड़ी बन चुकी हैं अब। और तो दोस्तों यहाँ पर पंजाब एंड सिंध बैंक की हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को अब के टाइम में पता चल चुका है कि यहाँ सरकार प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है पीएसयू बैंकों का, जिसमें आईडीबीआई बैंक, सेंट्रल बैंक और भी कई आईओबी, आईओस और भी सारी इंडियन ओवरसीज ऐसी बैंकों का सभी का नाम है उस लिस्ट में। और कहीं ना कहीं इस स्टॉक को भी, पंजाब एंड सिंध बैंक को भी ये अलग छोड़ दिया गया था। सिर्फ एक ही मंशा थी दोस्तों इसकी, और एक ही मंशा हो सकती है जो कि है सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन। तो दोस्तों यहाँ पर हम पहले फंडामेंटल देख लेते हैं, फंडामेंटल इंडिकेटर, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स और प्रॉफिट एंड लॉस, एनपीए, ये सब वगैरह हम देख लेते हैं। और उसके बाद देखते हैं चार्ट, क्योंकि ये सब जान लेना जरूरी है। और ये सब बाकी बैंकों से जान लेना बहुत जरूरी है कि अगर आप किसी बैंक को लेकर रखते हैं या पीएसयू बैंक को लेकर रखते हैं ये सोचकर कि वो प्राइवेट हो जाएगा, तो कौन सी बैंक आपकी बेहतर रहेगी, कौन सी बैंक आपकी बेहतर नहीं रहेगी, किसका मार्केट कैप बेहतरीन है और कौन आगे चलकर आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकता है। और यकीन मानिए कि पंजाब सिंध बैंक के अगर आप फंडामेंटल देखेंगे तो आपको ये बैंक बहुत ही अच्छी लगेगी कई पैरामीटर्स में। तो चलिए दोस्तों पहले फाइनेंशियल इंडिकेटर्स देख लेते हैं। तो दोस्तों जो पंजाब सिंध बैंक का मार्केट कैप है वो है 1184 करोड़, यानी बहुत छोटी बैंक है। आप किसी भी प्राइवेट या किसी सरकारी बैंक को उठाकर आप देख लें, इस रेट पर भी आपको 30 या 20 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप वाली बैंकें आपको मिल जाएंगी। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा है, जो कि इस रेट पर अगर आप खरीदते हैं या वो कुछ और ऊपर जाता है तो ऐसा तो है नहीं कि 10 लाख करोड़ की बैंक बन जाएगी और आपको प्राइस बहुत ही ऊपर ले जाएगा। क्योंकि ज़्यादा मार्केट कैप होना और प्राइस का कम होना ये बहुत ही डेंजरस बात होती है। तो यहाँ पर हमको समझ में आया कि 1184 करोड़ का मार्केट कैप है और सिर्फ किस रेट पर, जो कि है 12 से 13 रुपए के आसपास, जो कि सॉरी मेरे ख्याल से पंजाब एंड सिंध बैंक चल रहा है अभी 17 रुपए के आसपास। तो 17 रुपए के आसपास चल रहा है और इसका मार्केट कैप है 1184। तो यानी इससे समझ में आती है कि बहुत ही छोटी बैंक है। यहाँ ईपीएस देखेंगे -44.60। ये ही एक वजह है दोस्तों कि ये बैंक इतना नीचे क्यों है, इतना नीचे मार्केट कैप क्यों है, इसे वैल्यू मार्केट में क्यों नहीं मिल रही है। ईपीएस नेगेटिव है और छोटा मोटा नेगेटिव नहीं है कि -4 -5 होगा, ये है 44.65, यानी बहुत ही डाउन है दोस्तों यहाँ पर। यानी बैंक अभी कुछ भी कमाकर नहीं दे रही है, सिर्फ घाटा ही कर रही है। पी रेशियो पता नहीं और जानने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि इसका पी रेशियो जो है वो 1 या 2 के आसपास ही होगा, इससे ज़्यादा तो होना है ही नहीं। तो हमें तो इतना समझ में आया कि ये लॉस मेकिंग बैंक है और इसका पी रेशियो 1 या 54 के आसपास ही होगा। ज़्यादा महंगी कुछ है नहीं और कुछ उसमें रखा भी नहीं है अभी। और फिर इंडस्ट्री पी है 28.28 है, तो जाहिर सी बात है 27 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस हमको मिलेगा। तो ये काफ़ी छोटी बैंक है, सस्ती बैंक है, लग रहा होगा यहाँ से छोटी, लेकिन लॉस मेकिंग बैंक है। बुक वैल्यू पर शेयर क्या है 59.26, यानी बुक वैल्यू पर शेयर ये रियल प्राइस है इस बैंक का 59.26 के आसपास इसे होना चाहिए था, लेकिन ये प्राइस है 17 रुपए के आसपास। अब बुक वैल्यू पर शेयर क्या है दोस्तों? तो
0.29, तो ये काफ़ी नीचे वर्क कर रही है, ये इसके आधे के बराबर वर्क कर रही है, आधे से भी नीचे वर्क कर रही है, यानी 0.29% के आसपास बुक वैल्यू पर शेयर का। तो ये ट्रेड ऐसे कर रही है आसपास, यानी बहुत बड़ा डिस्काउंट हमको देखने को मिलता है। नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड, यानी 7.11 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइब्ड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह बनती है। अगर हम नंबर ऑफ शेयर्स का देखें, यहाँ पर फेस वैल्यू अगर बात करें तो 10 है, यानी कोई भी यहाँ पर स्प्लिट हमको देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर हमको समझ में क्या आता है कि वर्स्ट सिचुएशन क्या है। तो यहाँ पर है ईपीएस, यहाँ पे एकदम डिजास्टर्स है दोस्तों, यहाँ पर खत्म हो चुका है। ऐसा ईपीएस तो कहीं देखने को किसी बैंक में नहीं मिला है। तो यहाँ पर ये सबसे बेकार बात है, बहुत ही गंदी बात है दोस्तों। लेकिन अच्छी बात क्या है, इसका मार्केट कैप है 1184 करोड़ का। ऐसा मार्केट कैप वाली बैंक मतलब ना के बराबरी देखने को मिलती है। बहुत ही छोटी बैंक है, यानी हमें ऐसी बैंक की तलाश रहती है एक्चुअल में। अब दोस्तों इसके बात करते हैं बुक वैल्यू पर शेयर की, तो ये भी पॉजिटिव थिंक है दोस्तों। एक ये बहुत ही अच्छी बात है कि 59 यानी 60 के आसपास है, और यहाँ पर जगह बहुत है। नंबर ऑफ शेयर्स, ये सबसे बहुत ही बेहतरीन है कि ये 100 करोड़ के आसपास भी इनके मार्केट में शेयर्स नहीं है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट देख लिए हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अच्छी है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बॉस्ट है वो है इसका ईपीएस खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर फंडामेंटल तो जो फाइनेंशियल इंडिकेटर है वो तो कह रहे हैं कि इस बैंक को नहीं लेना चाहिए। अब देखते हैं आगे के इंडिकेटर्स। तो हमारे अगले इंडिकेटर में है बैलेंस शीट, यानी असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे जो बैंक का जो दिल होता है वो होता है असेट्स, यानी वो कितना असेट्स वो अपने अंडर में रखते हैं और उससे पैसा बनता है उनका इंटरेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर दोस्तों 2020 से मार्च की हम बात करें, जो कि लेटेस्ट रिपोर्ट है, और अभी रिपोर्ट है अप्रैल 2021 में आने वाली जो लेटेस्ट होगी, जिसमें असेट्स की बढ़ोतरी और घटी ये दोनों दिखाई जाएंगी। तो यहाँ पर ये असेट्स है इनके पास 1,05,03 करोड़ के, यहाँ पर ये असेट्स संभालती है, ये बैंक संभालती है असेट्स। अब दोस्तों बात करें 2019 में, यानी एक साल पीछे आएंगे, तो वहाँ पर वो संभालते 1,09,000 करोड़ के असेट्स, और उससे पहले 2018 में आएंगे तो 1,13,749 करोड़, यानी 760 करोड़ के असेट्स, यानी 1,13,760 करोड़ के असेट्स पहले संभालते थे। उससे पहले 2017 में आए, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है इस बैंक में, क्योंकि ईपीएस नेगेटिव है, हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव ही इसमें देखने को मिली है। तो यहाँ पर 2017 में ये 96,000 करोड़ का असेट संभालते थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे उससे पहले 2016 में 1,02,581 करोड़ के असेट्स इनके पास थे। अब दोस्तों इसमें देखने वाली क्या बात है, इसमें असेंडिंग और डिसेंडिंग चल रही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लगातार हमको देखने को मिली है। एक कांस्टेंट ये जो हम लोग देखते हैं कि एक शार्प एक चलता हुआ देखते हैं, वो यहाँ देखने को नहीं मिला है। तो यहाँ पर असेट जो है वो 3 साल से लगभग ये कम हो रहे हैं। लगभग 2018 से अगर हम देखेंगे तो असेट्स की वैल्यू जो है वो घटती हुई जा रही है, और 2020 में 1 लाख करोड़ के असेट्स रह गए, यानी मोटा 14,000 अगर हम कह लें तो बुरा नहीं हो, तो 14,000 करोड़ के आसपास के असेट्स इनके घट चुके हैं। तो यहाँ पर ये भी एक वर्स्ट सिचुएशन है दोस्तों, इसीलिए ये बैंक इन लेवल्स पर काम कर रही है, और मार्केट कैप भी बहुत छोटा है इस बैंक का, लेकिन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी शायद हो सकती है। वहीं अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस की, तो दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट जो अर्न करते हैं वो है 7,929 करोड़ का। 7,929 करोड़ का, यानी पूरा मान ले तो 8,000 करोड़ का ये साल पे ये इंटरेस्ट इनकी इनकम बनती है। टोटल इनकम की अगर बात करेंगे तो उसमें अदर इनकम जो है वो 897.40 करोड़ का अदर इनकम कहीं और से कमाई हुई उसमें जुड़ी हुई है। तो टोटल इनकम जो ये इन्होंने अर्न की है वो है 8,826.92 करोड़, यानी 8,830 करोड़ हम लोग मोटा मोटी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक यहाँ पर टोटल इनकम तो अच्छी दिखाई दे रही है, एक अच्छी इनकम यहाँ पर समझ में आ रही है छोटे बैंक के हिसाब से। तो यहाँ पर ये तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन सबसे जो वर्स्ट जो सिचुएशन है जो हम बात करें, जो सबसे बिगड़ा हुआ, जिसकी वजह से आपने देख लिया होगा कि इसका ईपीएस भी बिगड़ा हुआ है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स।
दोस्तों नीचे के लेवल्स पे आपको दिख रहा होगा, नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा पीएटी, तो -990 करोड़ का यहाँ पर लॉस है। यानी 2020 मार्च में इनका जो सारे क्वार्टर्स, 4 क्वार्टर को मिला के जो एक रिपोर्ट आती है वो आती है हमेशा मार्च की, मार्च में एक साल की आती है। तो एनुअली इन्होंने लॉस किया है 990 करोड़ का। यानी यहाँ पे पूरा का पूरा बिल्कुल सिचुएशन यहाँ पे खराब है इस बैंक की। लेकिन सिर्फ अच्छी बात क्या है कि प्राइवेटाइजेशन, दोस्तों यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के लिए अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पर इसमें कुछ उछाल देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पर दोनों हम लोगों ने कंडीशन तो समझ ली कि असेट्स वैल्यू गिर रही है और इनके प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। अब चलिए आगे के इंडिकेटर देख लेते हैं। अब जो बैंक की जो जान होती है, जो शान होती है, वो होती है नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए। तो दोस्तों सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ग्रॉस एनपीए जो है वो ईयरली यहाँ पर देख रहे हैं तो मार्च 2019 में 12% के ग्रॉस एनपीए थे, जो कि मार्च 2020 में घटे नहीं है बल्कि बढ़े हैं, 2% बढ़ के 14% हो चुका है ग्रॉस एनपीए। तो यहाँ पर एकदम बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, यहाँ पर कंडीशन तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। वहीं अगर नेट एनपीए देखेंगे तो परसेंट में तो 7.22% की नेट एनपीए थे 2019 में मार्च में, यानी क्वार्टरली रिजल्ट में, और जो कि बढ़कर ना कि घटकर बढ़कर 8.03। यहाँ पर सभी बैंकें आपने देखा होगा पीएसयू बैंकों में एनपीए घट रहे हैं कई बैंकों में, लेकिन इनमें भाई साहब इसमें एनपीए जो है वो बढ़ रहे हैं। अच्छा, इसकी एक ही वजह है, जो इनका जो कंपनी जो बैंक का जो मैनेजमेंट है उसमें खराबी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी बैंक की हालत होती है वो होती है सिर्फ मैनेजमेंट से। एलआईसी आपने देखा, आईडीबीआई की वर्स्ट सिचुएशन थी, एलआईसी आई, कंडीशन सुधर गई भाई, 2% के एनपीए रह गए। आपने देखा होगा जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से पीसीए यानी उससे बाहर निकली है वो बैंक, और ये तो ऑलरेडी ये पीसीए में ये बैंक आती है। अब आप देखिए इसका चार्ट, मैंने यहाँ पर ऑल टाइम यानी 2010 में ये लिस्ट हुई थी एक बैंक, और आप 10 साल का एक चार्ट देखिए, 120 से 150 के आसपास यानी 130 से 35 के लेवल्स पर काम करती थी जब स्टार्टिंग में 30 दिसंबर 2010 को आई थी ये बैंक मार्केट में। और वहाँ से लगातार गिरावट है, एक भी उछाल नहीं है। एक बार उछाल आई थी जो 2013 से 2014 के आसपास एक आई थी, आपको चार्ट पे दिख रहा होगा, एक उछाल आई छोटी मोटी, वहाँ पर देखिए आप ऊपर से फिर जो नीचे आते हुए दिख रहा है चार्ट, तो लगातार एक डाउन साइड दिख रही है, और लगातार इसमें अंडर परफॉर्म तो नहीं कहेंगे बल्कि इसमें एक वर्स्ट सिचुएशन जो है वो हमारे चार्ट पर दिख रही है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पे बहुत ही सोचने समझने वाली बात है कि यहाँ पर मार्केट कैप है छोटा और इसके एनपीएस 8% है। लगभग अगर हम बात करें तो इनके असेट वैल्यू कितनी है, 1,02,000 के आसपास थी जो हमने देखी थी। अगर हम बात करेंगे 8% नेट एनपीए, तो 8% कितना हुआ, यानी 8,000 करोड़ के आसपास का उसका जो असेट्स हैं वो इनके खराब है, यानी एनपीए हैं। 8,000 करोड़ के असेट्स खराब है इनके 1,00,000 करोड़ में। तो लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर है प्राइवेटाइजेशन की। अगर कोई बड़ा नाम आता है जो कि खरीदने के लिए तैयार है मैंने कई जगह देखा है दोस्तों, जो कि मैं इनकी काफ़ी बैंकों में गया हूँ, इनकी जो इंफ्रा है वो बहुत ही अच्छा है बहुत, मतलब अगर मैं आपको कहूँ तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर जो इंफ्रा है ना, जो बैंकों में इंफ्रा होता है। एसबीआई तो बहुत ही अच्छी बैंक है, बनी हुई हैं, लेकिन जो पंजाब सिंध बैंक है जो मेरे शहर में है, मैंने वहाँ देखा बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन करी हुई बैंक है। लेकिन जो होता है इनके जो बैंक के जो मैनेजमेंट है वो उसमें थोड़ी दिक्कत है, इसीलिए इनके एनपीए बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि देखिए मालिक जो है वो ऊपर बैठा है, वो इतना चेक नहीं कर पाता है, वो बहुत ज़्यादा चेक करेगा तो दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है ना। जो अपने बाबू लोग होते हैं वो दिक्कत करते हैं, एक्चुअली वो किसे क्या लोन दे रहे हैं कुछ पता नहीं, तो उस चक्कर में ये बैंक तो गई।
ये बैंक इसलिए इसके नेट एनपी नीचे है। अगर देखेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तो उसके भी एनपीए बहुत ज़्यादा हैं। और अगर आप उनके बैंकों में जाओगे तो बाबू तो भैया एकदम ऐसा लगता अंबानी बन के बैठा है एकदम। तो ऐसा इस चक्कर में इन बैंकों की हालत ख़राब है, क्यों वो करते हैं मनमानी। और भाई साहब यहाँ पे हो जाती है बैंक को दिक्कत इसलिए, और हमको उठाना है उसका फ़ायदा। अब मैंने आपसे बात की थी, दो कंडीशन क्या है कि प्राइवेटाइजेशन, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। प्राइवेटाइजेशन यानी बहुत अच्छी बात है, इस बैंक का अगर कोई खरीदार आता है तो एनपीए में थोड़ी रिकवरी आ सकती है। कोई अच्छा अगर मैनेजमेंट आके बैठता है जो डंडा करता है अपने एम्प्लॉय को, ला भाई लूट के ला, जहाँ से लाना हो, जहाँ जहाँ एनपीए तूने दे रखे हैं वहाँ से लेके आ तुरंत। तो दोस्तों यहाँ पर एकदम एनपीए जो कवर होते हुए दिख सकते हैं। और हमारे सामने एक सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, पहली बात तो इस बैंक का अगर प्राइवेट होती है तो इसका सबसे पहले तो नाम चेंज हो सकता है, पंजाब सिंध बैंक नहीं होगा, इसका नाम चेंज हो सकता है और इससे भी और अच्छा शायद नाम रख सकते हैं। ये पहली कंडीशन हो गई हमारी। तो यहाँ पर नाम भी हमको बदलते हुए दिखाई दे सकता है जब पूरी पूरी प्राइवेट हो जाएगी। यहाँ पर 83% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिस्सा मतलब जो होल्डिंग है उनके पास है। तो यहाँ प्राइवेट होने के लिए ये बैंक वैसे ही बची हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर पहली कंडीशन तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर नाम भी चेंज हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मैनेजमेंट आएगा, डंडा करेगा, या एनपी कवर होंगे। एनपी कवर होंगे यानी इसका मतलब क्या है कि बैंक के हालत जो है वो सुधरेगा। नई मैनेजमेंट आएगी, नए नए जो सारे बैंकों में है जो नए नए एम्प्लॉय आएंगे वो अपने हिसाब से रखेंगे। भाई ये चेक करते हैं, भाई प्राइवेट लोग चेक करते हैं कौन सही काम करता है और कौन नहीं करता है। तो वहाँ डंडा चलेगा भाई साहब, बुरी चीज़ें निकलेंगी, अच्छी चीज़ें आएंगी। तो ऑलरेडी बैंक की कंडीशन जो है वो ऑलरेडी सुधरेगी। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी वैल्यू में भी नज़र आएगा। तो आगे चल के अगर ये प्राइवेट हो जाती है और ऐसा कुछ होता है कि एनपीए कवर होते हैं तो ये बैंक नहीं, ये प्राइवेट की और ऊंची बैंक बनेगी। क्योंकि ऑलरेडी 1 लाख करोड़ के असेट्स हैं। आपने देखा हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के, उनके पास 1.5 लाख के असेट्स हैं। और कई आपने बैंकों के देखे होंगे तो उनके 2-2 लाख के असेट्स हैं। तो ये भी बहुत नीचे नहीं है असेट के मामले में, लेकिन असेट्स इनके हैं वो खराब हो चुके हैं, प्रॉफिट कमा के नहीं दे रही है, इसलिए ईपीएस डाउन है, बहुत ज़्यादा ईपीएस डाउन है। तो वो यहाँ पर ईपीएस भी उछाल मारेगा जब प्राइवेट हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि प्राइवेट हो जानी चाहिए, तब आपको रिटर्न दे सकता है। तो आप उस हिसाब से अगर आप अपने जो एडवाइज़र हैं उनसे बात करते हैं इस चीज़ को लेकर, तो आप उनसे अच्छी तरीके से बात करके उनके ऊपर सारे कंडीशन बता के, तो कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि ये बैंक सरकारी है यानी जाने वाली तो कहीं नहीं है भाई। ये आपको धोखा नहीं देगी कि भैया डीलिस्ट हो गई, या मर्जर हो सकता है आगे चल के किसी में मर्जर हो सकता है। और ये 90% है कि ये प्राइवेटाइजेशन भी हो सकता है, इसका 90% है। तो ये अगर ये प्राइवेट होगी तो इसकी बैंक की बल्ले बल्ले, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से अगर ये प्राइवेट हो गई ना और अच्छा कुछ कर दिखाया तो ये तो 170, 180, 90 ये तो पता नहीं चला, क्योंकि इसके नंबर ऑफ शेयर्स कम है मार्केट में। ये सबसे बढ़िया बात है। ये आपके पास बोनस पॉइंट है, जिनके पास रखे हैं तो उनके पास तो बोनस पॉइंट है कि अगर ये प्राइवेट होती है तो ये बहुत तेजी से उछाल मारेगा और मिलेंगे और नहीं आपको शेयर मार्केट में। तो दोस्तों आप इसके ऊपर आप रिसर्च करिए और अपने हिसाब से अगर आप लेना चाहते तो लीजिए इस बैंक के शेयर को, और अगर होल्ड करते हैं तो होल्ड करिए इस शेयर को अपने हिसाब से, जब तक कोई खबर नहीं आ जाती है। अगर आती है प्राइवेटाइजेशन तो बहुत ही मस्त खबर होगी आपके लिए, बहुत ही मजे आने वाला है। तो अपने हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।